हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? तो एप्लास्टिक का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ स्टीम सेल और बोन मैरो। क्या हो रहा है? अब्सेंट हो जा रहा है प्रोलिफरेशन। मतलब क्या हो रहा है? जो माइटोसिस होता है वो क्या हो रहा है? अब्सेंट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन, माइटोसिस नहीं हो रहा है स्टीम सेल में, जिसके कारण क्या होता है? स्टीम सेल में हेमेटोपोएसिस नहीं होता है। हेमेटोपोएसिस नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। जिसको क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपिनिया। तो इसमें दो, ये क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? इसमें दो कंडीशन बनता है, एक पैनसाइटोपिनिया, एक बनता है अब्सेंट हो जाता है प्रोलिफरेशन ऑफ स्टीम सेल। यानी दो कंडीशन बनता है। इसको क्या बोलते हैं? एक सिंड्रोम है एप्लास्टिक एनीमिया, एक बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम है, जिसमें क्या क्या होता है? अब्सेंट हो जाता है प्रोलिफरेशन, और एक कंडीशन बनता है अब्सेंट होने के कारण, फेल्योर होने के कारण पैनसाइटोपिनिया, जिसमें क्या हो जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाता है। ये कैसे होता है और इसका क्या क्या कॉज है? तो इसका जो, ये होता कैसे है और इसका कॉज, तो एक साथ देखते हैं। इसका जो कॉज होता है वो अननोन होता है। अननोन होता है, जो कि क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज। कॉजेज का बात कर ले, अननोन है सबसे पहला। दूसरा अगर बात करें तो जेनेटिक भी हो सकता है। थर्ड बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है ऑटो इम्यून के कारण होता है। किसके कारण? ऑटो इम्यून के कारण। यानी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है। यानी क्या कर रहा है? अपना इम्यूनिटी, अपना ही सेल को क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी ब्रोक, तोड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है? एप्लास्टिक एनीमिया होता है। उसके बाद अगर बोन मैरो सप्रेस हो गया हो, बोन मैरो सप्रेशन, इस कंडीशन में बोन मैरो सप्रेस किया और जिसके कारण स्टीम सेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है हेमेटोपोएसिस, जिसके कारण भी क्या होता है? प्लास्टिक एनीमिया होगा। और जेनेटिक हो गया। कुछ ड्रग्स है, ड्रग्स के कारण भी होते हैं। ड्रग्स में अगर केमोथेरेपी चल रहा हो, केमोथेरेपी, जिसके कारण होता है। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है, उसके कारण भी बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इसके कारण भी क्या होता है? तो एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके बाद बात करें तो फिफ्थ, सिक्स, रेडिएशन के कारण। ये भी क्या कर देता है? बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, एपोटोसिस कर देता है स्टीम सेल को, जिसके कारण डेथ हो जाता है सेल का। उसके कारण भी क्या हो जाता है? प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें सेवेंथ नंबर पे, तो इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण? इन्फेक्शन के कारण। और इन्फेक्शन क्या हो सकता है? एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ये सब कारण से क्या हो सकता है? तो ये प्लास्टिक एनीमिया होता है। तो होता कैसे है? तो ड्यू टू इटियोलॉजी, यानी कॉजेस, जितना सारा कॉज था उसके कारण, उसके कोई भी एक कॉज के कारण क्या होगा? एक कॉज होगा और ये क्या करेगा? ये हमारे CD4 सेल और टी सेल पे अटैक करेगा। कहाँ कहाँ पे? CD8 सेल और CD8 सेल और टी सेल पे यहाँ दोनों से क्या रिलीज होगा? यहाँ दोनों से रिलीज होगा साइटोकाइनिन। ये रिलीज कराएगा, यहाँ दोनों से रिलीज होगा साइटोकाइनेज। और ये साइटोकाइनेज क्या करता है? तो ये साइटोकाइनेज क्या करता है? रिलीज करता है
इंटरफेरॉन गामा IFN गामा रिलीज करता है और क्या करता है, तो ट्यूमर नेक्रोसिस इफेक्टर रिलीज करता है अल्फा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा यानी TNF अल्फा रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों के कारण इंटरफेरॉन गामा प्लस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के कारण, ये दोनों के कारण क्या होता है, एप्टोसिस ऑफ स्टीम सेल होता है। एपोटोसिस ऑफ स्टीम सेल। एपोटोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, यानी स्टीम सेल का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अगर स्टीम सेल ही डेथ कर गया हो तो हेमोटोपोइसिस नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जिसके कारण इनहिबिट हो जाता है हेमेटोपोइसिस। इसके कारण क्या हो गया, हेमेटोपोइसिस रुक गया। अब जब हेमेटोपोइसिस रुक जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इस तीनों जब डिक्रीज करता है, इसी को क्या बोलते हैं, तो पैनसाइटोपिनिया। इसको क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया। इस कंडीशन को जब तीनों डिक्रीज कर जाता है, तो ये कैसे कैसे हो रहा था, इटियोलॉजी के कारण CD8 4 सेल पे अटैक कर रहा था और टी सेल पे, जिसके रिलीज हो रहा था, यहाँ से रिलीज हो रहा था साइटोकाइनेज। उसके बाद ये साइटोकाइनेज क्या कर रहा था, इंटरफेरॉन गामा रिलीज कर रहा था, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को रिलीज करा रहा था, जो क्या कर रहा था, दोनों मिलके क्या कर रहा है, एप्टोसिस ऑफ स्टीम सेल कर रहा है, यानी स्टीम सेल का डेथ करा दे रहा है। जिसके कारण क्या हो जा रहा है, इनहिबिट हो जा रहा है हेमेटोपोइसिस, जिसके कारण आरबीसी डिक्रीज कर जा रहा है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज कर जा रहा है और प्लेटलेट्स डिक्रीज कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया। इसके कारण क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम रटना नहीं है, बस समझते चलना है। जैसे ही सबसे पहले और क्या हो रहा है, सबसे पहले आरबीसी डिक्रीज कर जा रहा है, आरबीसी। इसके कारण सबसे पहले क्या होगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, एनीमिया। और एनीमिया का सारा साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा। मेन कौन सा है, पोलार देखने को मिलेगा, फैटिक देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, एसओ भी देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, थकावट देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, इसके कारण देखने को मिलेगा। किसके कारण डिक्रीज कर जाएगा, आरबीसी, उसके कारण। अगर नेक्स्ट बात करें, अगर डिक्रीज कर गया डब्ल्यूबीसी डिक्रीज कर गया, इसमें जो सबसे जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है, 60% के अप्रॉक्स पाया जाता है। तो जो न्यूट्रोफिल्स अगर डिक्रीज कर गया तो वो फाइटिंग सेल है, तो जिसके कारण क्या होगा, चांस ऑफ इन्फेक्शन रहेगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया। यानी न्यूट्रोफिल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, जिसके कारण क्या रहता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि फाइटिंग सेल ही घट गया है, बढ़ेगा। तो क्या होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा, जिसमें आपको साइन देखने को मिलेगा, फीवर, सोर थ्रोट। ये सब क्या है, साइन है किसका, इन्फेक्शन का, साइन ऑफ इन्फेक्शन। रेडनेस देखने को मिल सकता है, ये सब क्या है, साइन ऑफ इन्फेक्शन है। अगर नेक्स्ट बात करें, प्लेटलेट्स डिक्रीज कर गया है, थर्ड जो कंडीशन है, डिक्रीज प्लेटलेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट्स को, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
जब प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है, तो जैसे ही ये करेगा तो इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स घट जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कोगुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिस्क होगा ब्लीडिंग का, वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, तो अंडर द स्किन क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं पेटेची। क्या बोलते हैं, ये जो पेटेची होता है, अंडर द स्किन ब्लड जब जम जाता है उसको बोलते हैं पेटेची, जो कि जिसका साइज होना चाहिए 2 mm से कम, जिसका साइज कितना होना चाहिए, 2 mm से कम, यानी यहाँ पे कहीं ब्लड जमा है उसका 2 mm से साइज कम है, उसको पेटेची बोलते हैं। सेकेंड परप्यूरा बोलते हैं, इसमें जो साइज होगा वो होगा 2 mm से ज्यादा होगा और 10 mm से कम होगा, लेस देन 10 mm, यानी 2 से 10 mm तक का साइज होगा अंडर द स्किन ब्लड का, उसको बोलते हैं परप्यूरा। अगर थर्ड बात कर लें तो थर्ड को बोलते हैं इकाइमोसिस। ये जो इसका जो साइज होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, यानी ग्रेटर देन 10 mm अगर हो रहा है उसको बोलेंगे इकाइमोसिस। ये क्या था, प्लेटलेट्स के कारण और सारा साइन देखने को मिल सकता है, जैसे कि हेमेचूरिया, यूरिन के साथ ब्लीड आना, इपिस्टेक्टिस, इस नोज से ब्लीड आना, उसके बाद हेमेचूरिया, उसके बाद देखने को मिल सकता है हेमेटोपाइसिस, कफ के साथ ब्लीडिंग आना, हेमेटोमेसिस भी देखने को मिलेगा, वोमिटिंग के साथ ब्लीड आना। ये क्या है, ये सब साइन देखने को मिल सकता है किस कंडीशन में, जब प्लेटलेट्स का कमी होगा तब। अगर नेक्स्ट अब बात करें इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, दो काम करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा जो है सीबीसी करेंगे, सीबीसी में क्या देखने को मिलेगा, तो आरबीसी भी डिक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा डब्ल्यूबीसी, और डिक्रीज मिलेगा प्लेटलेट्स। कौन सा कंडीशन में, प्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में। जो थर्ड डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस होता है। इसमें क्या करेंगे, बोन मैरो का बायोप्सी करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड या कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। इसके थ्रू क्या करेंगे, ये जो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी और बोन मैरो एस्पिरेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं ये प्लास्टिक एनीमिया का। जब डायग्नोसिस हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट, और इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन बनेगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड का कमी हो रहा है, ब्लड बन नहीं रहा है, तो क्या क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आरबीसी, जो कि पीआरबीसी के नाम से आएगा, आरबीसी। उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में होगा सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। सिंगल डोनर 250 ml का होता है और ये 50 ml का होता है। क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी करेंगे, चढ़ाएंगे, और डब्ल्यूबीसी के साथ क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक ऐड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का चांस रहेगा तो वो कम होगा, ये कंडीशन। उसके बाद अगर बात करें तो क्या करेंगे, दूसरा मैनेजमेंट, तो दूसरा मैनेजमेंट में क्या करते हैं, बोन स्टीम सेल का ट्रांसप्लांट करना, हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें क्या करते हैं, स्टीम सेल को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये मेनली किसमें होता है, यंग चाइल्ड में। और ये क्या है, इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, क्या है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट।
क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है इसका, यंग चाइल्ड में होता है। और ये ट्रांसप्लांट किससे होगा, तो सिबलिंग से होगा। मोस्ट कॉमन जो होता है सिबलिंग से होता है, अपने भाई बहन से होता है, और भी मैच करना चाहिए, उसके बाद मैच करने पे होता है, ये यंग चाइल्ड में होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर किसी का एज ज़्यादा है, ओल्ड है, और ये पॉसिबल नहीं है ट्रांसप्लांट, तब क्या करते हैं, थर्ड जो कंडीशन बनता है उसमें क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी देते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या हो रहा था, हाइपर एक्टिव हो रहा था। इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, जिसमें मेनली 4 मेडिसिन का यूज करते हैं। सबसे जो पहला है उसको बोलते हैं एटीजी, एटीजी एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन। ये दो तरह का होता है, एक हॉर्स एटीजी और एक होता है रैबिट एटीजी। ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, जो हाइपर एक्टिव है टी सेल और CD8 4 सेल, उसको डिक्रीज कर देता है, यानी अनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, सॉरी इनएक्टिव कर देता है। किसको, CD8 को और टी सेल को ये इनएक्टिव कर देता है। उसके बाद दूसरा जो मेडिसिन है उसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। ये भी क्या काम करता है, सेम काम कर देता है, डिक्रीज कर देता है टी सेल एक्टिवेशन, टी सेल एक्टिवेशन को। अगर थर्ड बात करें, और ये दोनों साथ में मोस्ट कॉमन यूज होता है, ये मोस्ट कॉमन यूज होता है दोनों साथ में। अगर थर्ड बात कर ले, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो बोन मैरो है उसको स्टिमुलेट करने के लिए एक मेडिसिन देते हैं, जिसका नाम है इल्ट्रोमो इल्ट्रोमोपेग, इल्ट्रोमोबोपेग, जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स करता है बोन मैरो को। ये मेडिसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को। अगर नेक्स्ट बात कर ले फोर्थ मेडिसिन का, फोर्थ कौन सा देते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है इन्फ्लामेशन को। क्या करता है, डिक्रीज करता है इन्फ्लामेशन को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये प्लास्टिक एनीमिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।